स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ पद्मावत का नागमती वियोग खंड। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये आपकी पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो आपकी और बची है, तो पार्ट 4 आएंगे इसके, ठीक है। और इससे पहले के जो 2 पार्ट्स हैं वो आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, नागमती वियोग वर्णन के आधार पर जायसी की विरह भावना पर प्रकाश डालिए। देखिए जो नागमती वियोग खंड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सिलेबस में क्या लगा हुआ है, वियोग खंड। तो जाहिर सी बात है कि जायसी की जो विरह भावना है या वियोग खंड है या वियोग भावना है, वो क्या हो जाती है, इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस किस तरह से और इस क्वेश्चन को पूछा गया है अथवा लिखा है मैंने, वेदना का जैसा मार्मिक चित्रण जायसी के काव्य में मिलता है वैसा अत्यंत दुर्लभ है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। वेदना क्या, विरह, दुख, जो भी आप समझें, ठीक है, वेदना। तो इसका जो चित्रण जायसी ने किया है, जायसी के काव्य में हमें देखने के लिए मिला है, और कहीं देखना मुश्किल है और कहीं मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, क्या पूछा गया है आपसे, वियोग वर्णन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो जिसने भी नागमती वियोग खंड को पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसके जो छंद मैंने पढ़ाए थे उन्हें पढ़ लिया, तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन जो है काफी इजी हो जाएगा, वरना आपको याद करना पड़ेगा और आप काफी हद तक सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, वेदना हृदय की मादक टीस है। विरह की अग्नि में तपकर वासना की मलिनता नष्ट हो जाती है और प्रेम का शुद्ध कंचन जैसा दमकता हुआ स्वरूप नेत्रों को मुग्ध कर लेता है। वस्तुतः विरह प्रेम की कसौटी ही है। संयोग काल में जितनी मादकता और मधुरता रहती है, विरह में उतनी ही पीड़ा और बेचैनी दिखाई पड़ती है। विरह प्रेम की दृढ़ता का परिचायक है। अतः काव्य जगत में विरह वर्णनों की अधिकता दिखाई पड़ती है। विरह काव्य हृदय दावक, मार्मिक और मनोरम होते हैं। संभवतः इसी कारण विरह वेदना से युक्त काव्य पाठकों को अधिक प्रभावित करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा गया है, वेदना क्या होती है, वेदना यानी कि जो दुख होता है वो क्या होता है, हृदय की मादक टीस है, ठीक है, यानी कि हृदय में होने वाली पीड़ा है। हृदय विरह की अग्नि में तपकर वासना की मलिनता नष्ट हो जाती है, यानी कि जब विरह की अग्नि में मनुष्य तपता है उस समय क्या है, वासना की मलिनता, यानी कि वासना क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और प्रेम का शुद्ध कंचन, प्रेम का शुद्ध कंचन, शुद्ध कंचन क्या, सोना, जैसे दमकता हुआ स्वरूप नेत्रों को मुग्ध कर देता है, ठीक है। वस्तुतः विरह प्रेम की कसौटी है। विरह क्या है, प्रेम की कसौटी है। संयोग काल में जितनी मादकता और मधुरता रहती है, विरह में उतनी ही पीड़ा और बेचैनी दिखाई देती है। यानी अच्छे दिनों में आप जितना ज्यादा खुश महसूस करोगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा विरह के समय में पीड़ा और बेचैनी भी महसूस करोगे। विरह प्रेम की दृढ़ता का परिचायक है। अतः काव्य जगत में विरह वर्णनों की अधिकता दिखाई देती है। अगर हम काव्य में देखें तो काव्य जगत में हमें क्या मिलेगा, विरह वर्णन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। विरह काव्य हृदय दावक, मार्मिक और मनोरम होते हैं। इसी कारण विरह वेदना से युक्त काव्य पाठकों को अधिक प्रभावित करते हैं, ठीक है। जायसी विरह वेदना के अमर गायक है। उनकी चित्रवृत्ति प्रयोग वर्णन में अधिक्रमी है। जायसी के विरह वर्णन में वेदना की अधिकता, हृदय की दृढ़ता और संवेदनशीलता के साथ साथ सरलता एवं प्रभावोत्पादकता भी विद्यमान है। उन्होंने अपने महाकाव्य पद्मावत में नागमती की विरह वेदना का अत्यंत प्रभावपूर्ण वर्णन किया है। देखिए जायसी को क्या कहा गया है, विरह वेदना का अमर गायक कहा गया है। क्यों कहा गया है अमर गायक, क्योंकि उनकी जो विरह वेदना है वो बहुत ही प्रचलित है। उनकी चित्रवती यानी उनकी जो सोच है उसमें वियोग वर्णन की अधिकता गमी हुई है। जायसी के विरह वर्णन में क्या है, वेदना की अधिकता है, हृदय की दृढ़ता, संवेदनशीलता और साथ साथ सरलता और प्रभावोत्पादकता सभी कुछ देखने के लिए मिलती है। उन्होंने अपने महाकाव्य, क्या है महाकाव्य पद्मावत, इसमें नागमती की विरह वेदना का अत्यंत प्रभावपूर्ण वर्णन किया है। इस महाकाव्य में नागमती की विरह वेदना के साथ साथ पद्मावती की वियोग व्यथा का भी निरूपण हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, नागमती वियोग खंड, पद्मावती नागमती विलाप खंड और पद्मावती वियोग खंड इस प्रकार के स्थल हैं जहाँ विरह वेदना के
विविध रूपों की झांकी अंकित की गई है। इनमें से सर्वाधिक प्रभावोत्पादक और मार्मिक विरह वर्णन नागमती वियोग खंड के अंतर्गत आता है। नागमती का विरह वर्णन सरस, गंभीर, निर्मल एवं पावन है। इसलिए नागमती के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि ठहराया गया है। अगर हिंदी साहित्य में पद्मावत ग्रंथ में अगर हिंदी साहित्य के अनुपम निधि किसी को बताया गया है तो किसे बताया गया है? नागमती के विरह वर्णन को बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए। चित्तौड़ का राजा रत्नसेन पद्मावती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे प्राप्त करने के लिए सिंगलदीप चला गया। इधर उसके वियोग में नागमती विरह व्यथित होकर अपने पुनीत आंसुओं की धारा से भावुक हृदय को निमग्न करने लगी। वह एक आदर्श भारतीय रमणी है जो विरह व्यथित हृदय के लिए हुए अपनी वेदना में सबको सहभागी बनाती है। नागमती वियोग खंड के अंतर्गत वह प्रसिद्ध बारहमासा है जिसमें वेदना की अत्यंत पावन और मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। बारहमासा क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि बारहमासा का अर्थ है जो हिंदी के 12 महीने आते हैं, चैत, आषाढ़, बसंत, सावन, ये सब जो महीने आते हैं उन सब महीनों के जो उपयोगिनी होती है उससे अपनी तुलना करती है और बताती है कि उसकी जो दशा है वो कैसी है। ठीक है, जायसी के विरह की विशेषताओं का निरूपण निम्नलिखित शीर्षकों में किया जा सकता है। यहाँ से देखिए हेडिंग से स्टार्ट है, पॉइंट बाय पॉइंट जो जायसी के विरह की विशेषताएं हैं वो दिखाई गई हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विरह की विशेषता, जायसी के विरह की विशेषताएं बताइए। ठीक है, विरह वेदना की विशेषताएं बताइए, तो उसमें सब में यही आएगा। ठीक है, आगे देखिए। विरह वेदना की अतिशयता। पद्मावत में विरह का जो स्वरूप अंकित किया गया है वह इसलिए अत्यंत प्रभावकारी है क्योंकि जायसी ने नागमती की विरह वेदना का यथार्थ और वास्तविक चित्र अंकित किया है। वह एक ऐसी विरहनी है जिसकी विरह व्यथा से सारा जगत जल रहा है। उसके विरह ताप की अतिशयता से बादल काले हो गए हैं, सूर्य और चंद्रमा भी उसी ताप को लिए हुए जल रहे हैं। देखिए, अस पर जरा विरह का गठा, मेघ साम भय धूम जो उठा। विरहणी नागमती की विरह अग्नि अत्यंत तीव्र है। वह अखिल सृष्टि से में व्याप्त है। वन, उपवन, आकाश पाताल सब उसी आग में जल रहे हैं। कुआं यदि काला है तो उसी आग के धुएं से, और भौरा यदि काला है उसी आग के धुएं से। नागमती ने जो संदेश भौरे और कौवे के द्वारा प्रेषित करवाया है उसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पहले देखिए विरह वेदना को किस तरह से दिखाया गया है। विरह वेदना के लिए जो जायसी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, जो नागमती है उसकी विरह वेदना का यथार्थ और वास्तविक चित्रण किया है, यानी वो जिस दशा में थी उस दशा को दिखाया है। ठीक है, वह एक ऐसी विरहनी है जिसकी विरह व्यथा से सारा जगत जल रहा है यानी कि वो एक ऐसी विरहनी है, ऐसी दुखियारी है, ऐसी विरह की मारी स्त्री है जिसकी विरह व्यथा से, यानी कि जिसके दुख से क्या है, सारा संसार ही जल रहा है। उसके विरह ताप में अतिशयता से बादल काले हो गए हैं, यानी कि उसके विरह का ताप इतना बढ़ गया है कि बादल काले हो गए हैं, सूर्य चंद्रमा भी उसी के ताप से जल रहे हैं। ठीक है, उसके लिए ये पंक्तियां दी गई हैं। फिर देखिए, नागमती की जो विरह अग्नि थी वो इतनी ज्यादा तीव्र थी कि पूरी सृष्टि में वो व्याप्त है। वन, उपवन, आकाश पाताल सभी उसकी आग से जल गए हैं। कौआ अगर काला है तो वो भी उसी आग के धुएं की वजह से, और भौरा अगर काला है वो भी उसी आग के धुएं की वजह से। ठीक है, तो नागमती ने जो संदेश भौरे और कौए के द्वारा प्रेषित करवाया है उसका तथ्य ये है। देखिए, प्यूसु कहतु संदेशड़ा है, भोरा है काग, सोधनि विरह जगी मुई, तेहिक धुआ हम लाग। विरह ताप की अतिशयता होने पर भी जायसी का विरह वर्णन बिहारी की भांति अस्वाभाविक नहीं लगता। आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल इस पे क्या कहते हैं, यत्र तत्र अतियुक्ति पूर्ण होने पर भी जायसी का विरह मजाक की हद तक नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल का जो ये तथ्य है ये याद कर लीजिएगा। उनके अनुसार जो भी ऐसा होता है ना कि किसी भी आलोचक ने कुछ कहा है तो उस चीज़ को नोट कर लीजिएगा और उस चीज़ को हाईलाइट करके ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट आता है विरह वेदना की मार्मिकता। जायसी ने केवल विरह ताप का वर्णन ही नहीं किया, अपितु विरही जनों की पीड़ा, वेदना, कसक, टीस की मार्मिक अभिव्यक्ति भी की है। नागमती की विरह वेदना के हृदयदाविक दृश्य पाठकों को भावानुकूल कर देते हैं। नागमती का अपने पति के प्रति प्रेम विरह में भी प्रगाढ़ होता जा रहा है। उसने इस विरह का अभिनंदन भी किया है, क्योंकि इस विरह अवस्था ने उसके प्रेम को जड़तम आयामों पर स्थिर कर दिया है। नागमती को अपने प्रिय से कोई शिकायत नहीं है। वह तो स्मृतियों के सहारे ही प्रिय के प्रत्यागमन की आशा में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आगे देखिए। वह जानती है कि उसका प्रिय किसी चतुर नारी के वश में है, अन्यथा वह अब तक अवश्य लौट आता। तो देखिए यहाँ पे जो जायसी हैं उन्होंने जब पद्मावत को लिखा तो उसमें जो नागमती है उसके विरह के बारे में अच्छे से बताया है। ठीक है, यहाँ क्या है, नागमती एक ऐसी स्त्री है जो अपने प्रिय से इस बात की कोई शिकायत नहीं रखती, बल्कि वो उनकी यादों के सहारे क्या है, इस आशा में लगी हुई है कि उनका जो पति है वो वापस आएगा। ठीक है, वो जानती है कि उनका जो पति है, उनका जो प्रिय है किसी चतुर नागी के बस में आ गया है, अन्यथा वो अब तक लौट आता। इसके लिए पंक्तियां लिखते हैं, नागर काहू नागी बस पारा, तेई मोर पियू मोसो हारा। आगे देखिए। नागमती इस विरह ताप में मृत्यु का वर्णन करने को भी तत्पर है, यानी कि वो मृत्यु के लिए भी तत्पर है, किंतु आकांक्षा करती है कि जीने पर ना सही किंतु मरने पर तो प्रिय के दर्शन हो ही जाए। इस आकांक्षा की मार्मिक अभिव्यक्ति निम्न पंक्तियों में की गई है। क्या कहते हैं, देखिए। जो पे पियही जगत अस पावा, जगत मगत मोहि होश न आवा, यह तन जारो छार के, कहाँ की पवन उड़ाव, मनु ते ही मारंग उड़ी, परोकंत धेरो जहां पाव। नागमती चाहती थी कि उसका शरीर विरह ज्वाला में जलकर राख हो जाए और पवन से यह प्रार्थना करे कि इस राख को उड़ाकर उस मार्ग पर डाल दें जहां मेरा प्रियतम अपने चरण रखेगा। विरह के ये मार्मिक प्रसंग ही वे स्थल हैं जिनके कारण नागमती की विरह वर्णन हिंदी साहित्य को बहुमूल्य संपत्ति माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नागमती क्या चाहती थी कि जो विरह जिस दुख में है वो इस दुख की ज्वाला उन्हें जला दे, वो राख हो जाए, और वो पवन से कहती हैं, वो हवा से कहती हैं कि हे हवा, इस राख को उड़ाकर उस मार्ग पर डाल देना जहाँ पे मेरे प्रियतम अपने चरण रखेंगे। ठीक है, तो ये जो मार्मिक प्रसंग है, ठीक है, तो ये क्या है, लोगों का दिल जीत लेता है। ठीक है, हृदय पे सीधा वार करता है, इसीलिए ये यहाँ पर प्रसिद्ध है। वे स्थल जिनके कारण नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य को बहुमूल्य संपत्ति बनाता है या संपत्ति माना गया है। हिंदी साहित्य में को नहीं, यहाँ पे में आएगा। ठीक है, क्या आएगा, में। हिंदी साहित्य में बहुमूल्य संपत्ति माना गया है। क्या माना गया है? ऐसे मार्मिक प्रसंग। ठीक है, आगे देखिए। थर्ड है संदेश प्रेक्षणिता। विरही जन अपने विरह वेदना को प्रिय तक पहुंचाने के लिए व्याकुल रहते हैं। कभी कभी व्यक्ति को दूत बनाया जाता है, तो कभी पवन, मेघ, पशु पक्षियों से ये प्रार्थना की जाती है कि मेरे हृदय की वेदना को प्रिय तक पहुंचा दो। नागमती अपने हृदय की वेदना को प्रिय तक प्रेक्षित करने के लिए भौरे और कौवे की खुशामद करती है, तो कभी पवन को दूत बनाकर अपने आंसू प्रिय तक पहुंचाना चाहती है। वह भौरे और कौवे को संदेश भाग बनाकर प्रिय तक यह संदेश भेजना चाहती है कि तुम्हारी विरहनी दग्ध हो गई है, यानी कि जल गई है। देखो, उसके शरीर से जो धुआं निकलता है उसी ने हमें काला कर दिया है। इसमें पंक्तियां हैं, पीयूषु केहू संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सोधनि विरहे जगी मुई, तेही के धुआं हम लाग। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है विरह वर्णन में सात्विकता। जायसी के विरह वर्णन में सात्विकता की प्रधानता है। नागमती भोग विलास की इच्छा से रहित है, वह तो केवल प्रिय के दर्शन के लिए ललायित है। विरहणी नागमती भोगों के प्रति अपनी उदासीनता व्यक्त करती हुई कहती है, मोही भोग सुख कार्य नबारी, सो तिथि की चाहन हरी। वेदना की आग में जलकर
प्रेम पवित्र हो गया है, सात्विक और उदात्त बन गया है। दुख, वेदना और पीड़ा को झेलने वाला व्यक्ति अपने हृदय की उदारता और विशालता का परिचय देता है। गृहिणी नागमती का सारा अहंकार नष्ट हो गया है। अब वह एक सामान्य नारी की भांति वन वन भटकती हुई जंगल के पशु पक्षियों से अपना सामंजस्य करती हैं और उन्हें अपनी विरह वेदना का परिचय देती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि ये जो नागमती हैं उन्होंने क्या किया है, अपने प्रेम को सात्विक बना दिया है। अब उन्हें उनके प्रेम को किसी भी तरीके की मोह की, किसी भी भोग विलास की, किसी भी चीज की इच्छा नहीं है। केवल वो अपने प्रिय को देखना चाहती हैं, बस सिर्फ नजर भर के उन्हें देखना चाहती हैं। उससे ही वो ये कहती हैं कि मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। प्राकृतिक संवेदना। जायसी ने विहरणी नागमती के साथ प्रकृति की सहानुभूति और संवेदना का चित्रण किया है। प्रकृति भी नागमती की भांति दुख का अनुभव करती है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, लता पुष्प आदि विहरणी नागमती के दुख के साथ बन गए हैं। वह अपनी पीड़ा इन्हें सुनाती है और उनके विरह संदेश को सुनकर पक्षी जलने लगते हैं, वृक्ष पत्र विहीन हो जाते हैं। जे ही पंखी के नियर होई, कहे विरह के बाद, सोई पंखी जाय जगी, तखे होई निपात। इतना ही नहीं, एक पक्षी तो नागमती से संवेदना व्यक्त करता हुआ नागमती का संदेश लेकर सिंगलदीप तक जाता है और राजा रत्नसेन को नागमती की विरह कथा सुनाकर ही चैन लेता है। पक्षी द्वारा नागमती का संदेश सुनकर हमें सिंगलदीप तक ले जाना जायसी को सहृदय का परिचायक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो पक्षी होता है, एक पक्षी नागमती की जो व्यथा होती है उसे सुनकर नागमती का संदेश जो है वो सिंगलदीप तक ले जाता है। ठीक है, राजा रत्नसेन को रानी नागमती की इस विरह की कहानी को सुनाता है और तभी चैन लेता है। पक्षी द्वारा जब नागमती का संदेश सुनकर उसे सिंगलदीप से ले जाना जायसी को सहृदय का परिचायक बनाता है। यानी कि जो जायसी थे, ठीक है, उन्होंने ये दृश्य दिखाया कि एक पक्षी है जो कि नागमती का संदेश सुनकर सिंगलदीप तक जा रहा है और उसके बाद वो उस संदेश को सुना रहा है। ठीक है, आगे देखिए। बारहमासी के द्वारा विरह वर्णन। अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। बारहमासा के द्वारा जो विरह वर्णन किया गया है उसके बारे में दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ पॉइंट है। ठीक है, जायसी ने नागमती का विरह वर्णन बारहमासा की पद्धति पर किया है। बारहमासा का प्रारंभ भारतीय परंपरा के अनुरूप उन्होंने कब से किया? आषाढ़ मास से किया। मैंने जब आपको पढ़ाया था तब भी बताया था, आपको इसे याद रखना है। सावन का महीना लग गया है, सभी सखियां अपने प्रिय के साथ झूला झूल रही हैं, किंतु नागमती का हृदय तो विरह के झूले में बैठा हुआ झूल रहा है। इसके लिए वो कहते हैं, सखिन रवा पिय संग हिंडोला, हरियर भूमि कुसुम्भी चोला, हिय हिंडोल जस डोले मोरा, विरह जुलाहा देह झकझोरा। वर्षा को रिमझिम उस विहरणी नागमती के वाणों के समान चुभ रही है और बिजली की चमक हृदय में तलवार मार रही है। ठीक है, आगे देखिए। इसके लिए पंक्ति लिखते हैं, खरग बीजू चमके चहोरा, बूंद बान बरसे घंघोरा। विहरणी नागमती को सभी त्योहार फीके लग रहे थे। कार्तिक का महीना लग जाता है, चारों ओर शरद ऋतु की चांदनी फैली हुई है, किंतु उस विहरणी को वह चांदनी शीतल होने की जगह दाहक लग रही है। दाहक कैसी? गर्म लग रही है। दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, किंतु वह तो अपने प्रिय की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है। तो इसके लिए पंक्ति है, कार्तिक शरद चयन उजियारी, जग शीतल हो विरह जारी, अबहु निठुर आव से ही बारा, परब दीवारी होई संसारा। आगे देखिए। जायसी ने बारहमासी के माध्यम से नागमती के हृदय को वेदना और पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। फागुन के महीने में सब तो होली का त्योहार मना गए हैं, किंतु वो वेदना में जल रही है। तब ये कहते हैं, फागु करही सब चाचरी जोई, हो झुगाब बिछुगी मोरी जोरी।
नेक्स्ट देखिए, विरह वर्णन पर फारसी का प्रभाव। यहाँ पे अब जो जायसी थे उन्होंने अपने पद्मावत में फारसी का बहुत प्रभाव डाला है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जायसी ने कहीं कहीं विरह के ऊहात्मक वर्णन भी किए हैं। ऐसे स्थलों पर विरह वेदना की मार्मिक अनुभूति तो नहीं होती, किंतु कवि की कल्पना शक्ति का परिचय अवश्य मिल जाता है। फारसी पद्धति से प्रभावित होने के कारण जायसी के विरह वर्णन में कहीं कहीं ऐसे दृश्य भी आ जाते हैं जहाँ पे विभत्स हो गया है। विभत्स रस कौन सा होता है? बहुत ही ज्यादा भयानक रस होता है, ठीक है। नागमती की आंखों से आंसुओं के स्थान पर रक्त निकल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का जो प्रयोग है ये किस में है? फारसी पद्धति में। भारतीय पद्धति में इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए कहते हैं, देखिए, कहूँ की जस कोयल रोई, रक्त आंसू धुदुची बन बोई। ऐसे स्थल पर पाठकों का मन रस और भाव की अनुभूति नहीं कर पाता। मसी, मज्जा, रक्त, मवाद आदि के चित्र से घृणा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वियोग श्रृंगार की अनुभूति नहीं हो सकती। फारसी काव्य में ऐसे दृश्य उल्लेखनीय हैं जहाँ प्रेमीजन अपने हृदय को कीमा बनाकर कबाब की तरह शलाकाओं पर लपेट कर आग में भूना करते हैं। जायसी ने भी गृहिणी नागमती के हृदय को शलाकाओं पर कबाब की तरह भूनते हुए दिखाया है। वो लिखते हैं, विरह सरांगनी पूंजे मासू, गिरी गिरी परे रक्त के आंसू। इन स्थलों पर किया गया विरह वर्णन भारतीय पद्धति से मेल नहीं खाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय पद्धति में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग फारसी पद्धति में किया जाता है। और क्योंकि जो जायसी जो थे वो फारसी पद्धति के छाप उन पे थी, इसलिए उनकी जो रचना है उसमें भी फारसी पद्धति की छाप हमें देखने के लिए मिलती है। आगे देखिए, काम दशाओं का निरूपण। विरह वर्णन में प्रायः कविगण विरह दशाओं या काम दशाओं का निरूपण भी करते हैं। चिंता, अभिलाषा, गुणकथन, प्रलाप, उन्माद, जड़ता आदि विरहजन्य काम दशाओं का चित्रण फारसी के विरह वर्णन में स्थान स्थान पर दिखाई देता है। नागमती कभी तो प्रिय के गुणों का स्मरण करती है, तो कभी कभी कंत कहाँ लागी ओही हियरे कहकर अपने हृदय की अभिलाषा को व्यक्त करती हैं। विरह की अधिकता ने उन्हें उन्मादग्रस्त कर दिया है। वह उससे अपनी पीड़ा व्यक्त करती फिरती हैं। उसकी आकांक्षा अत्यंत पवित्र है। वह चाहती हैं कि अपने शरीर को जलाकर राख बना दें और उस राख को उस मार्ग पर बिखेर दें जहाँ प्रियतम अपने चरण रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, उक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि जायसी के विरह वर्णन में वेदना, व्यथा और पीड़ा की आधिक्यता है, ठीक है। यानी ये सब हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके विरह निरूपण में व्यथा अपनी संपूर्ण मधुरता के साथ, विहरणी अपनी परम भावुकता के साथ विद्यमान है। वेदना का जैसा मार्मिक, निर्मल, निरावरण, गंभीर और पावन स्वरूप जायसी के काव्य में मिलता है, वैसा अत्यंत दुर्लभ है। विरह वर्णन की इस पूंजी के बल पर जायसी हिंदी काव्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी बन गए हैं, ठीक है। क्योंकि जायसी ने जो विरह वर्णन है ना वो बहुत ही सुंदर किया है, इसी वजह से उन्हें हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो PDF है ये भी आपको वहीं मिलेगा। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।